हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं मिस्टर तपन मोदी एंड तपन जी एक्चुअली एक मैं क्या कहूँ इनके बारे में, ये एडवर्टाइजिंग में बहुत बड़ा नाम है, एडवर्टाइजिंग गुरु हैं ये। इन्होंने अपना करियर शुरू किया था साक्षी एंड साक्षी से एज अ कॉपीराइटर, देन ही वेंट टू ओगलवे, देन ही did a lot of teaching as well, and he became a lecturer. He teaches copywriting at various schools. He owns his own company, not a company, what would I call it? Yes, why not करके आपका एक स्टूडियो है जहाँ पे क्रिएटिव काम होता है, जो कि वर्सोवा में भी है। तो जो भी वर्सोवा में है वो जाके वहां पे देख सकते हैं, वहां पे क्रिएटिव काम होता है। उसकी वेबसाइट बहुत क्रिएटिव है, आप गूगल करोगे आपको मिलेगी। मतलब मैं देख रहा था उसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें हैं, बहुत ही आर्ट का काम होता है, बहुत सारे चीजें होती रहती है वहां पे। सो वेलकम टू माय चैनल तपन जी। थैंक यू मैन। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है। मैं इतना मैं इतना माहिर नहीं हूँ मेरे क्राफ्ट में। मैं एक कॉपीराइटर हूँ छोटा सा। नहीं, आपको गूगल करो तो बहुत सारी चीजें आती हैं। मैं पढ़ रहा था बैठ के, बहुत सारे आपके एग्जीबिशंस देखे मैंने जहाँ पे आलिया भट्ट के साथ आप फोटो खिंचा रहे हो। तो मैंने देखा कि अच्छा आपने एग्जीबिशन में लगाया, तो आई रियलाइज कि यू आर सच अ क्रिएटिव एंड ह्यूज गाय। सो मैंने कहा चलो, मैं बहुत लकी हूँ कि आपका इंटरव्यू मिल गया मेरे को। अरे मैं भी लकी हूँ कि मेरा कोई इंटरव्यू ले रहा है। नहीं, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली चीज जो मैं तपन जी पूछना चाहता हूँ वो ये है कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, मतलब एडवर्टाइजिंग का आपका बैकग्राउंड है या फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से ये चीज आई आपके अंदर? यार सच्ची बोले तो मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन एडवर्टाइजिंग क्रिएटिव ज्वाइन करने के लिए इसलिए था क्योंकि मुझे ट्राउजर और टाई नहीं पहननी थी। अच्छा, 9 to 5 नहीं करना था? नहीं, 9 to 5 चलेगा, 9 to 9 भी चलेगा। हाँ। पर ट्राउजर और टाई नहीं चाहिए मुझे। मतलब मैं ट्राउजर में मैं तड़पता हूँ। तो और मैं मतलब बचपन से थोड़ा पागल तो हुई। मतलब मेरे पूरा परिवार मुझे देख के हंसते रहता है। तो पागलपन को चैनलाइज करने का और मेरी उम्र भी है, तो मतलब मैं 97 की बातें कर रहा हूँ। तो 97 में तो जब आपने अपना ग्रेजुएशन किया था, खत्म किया था? हाँ, मैं 97 में मैं ग्रेजुएट हुआ आप कॉमर्स कहाँ से हैं बेसिकली? में। बॉम्बे से ही हूँ अच्छा, मैं। बॉम्बे मतलब से हैं, born and brought up in हाँ, बॉम्बे? yeah, hopefully will die here. But yeah, born, brought up, educated, live, earn, love Bombay. And the story really began because यार तभी ना आजकल कितने इतने सारे करियर्स है ना, क्रिएटिव करियर्स। तभी इतने करियर्स नहीं थे। तब 2 3 4 करियर थे। मीडिया भी इतना इतना बड़ा नहीं हो गया था, तो एक एक आदमी जिसको क्रिएटिव प्रोफेशन करना है, उसके पास इतने ऑप्शंस ही नहीं थे। और फ्रैंकली बोले तो मुझे कॉपीराइटर क्या होता है, जब मैंने एडवर्टाइजिंग ज्वाइन किया तब पता चला कि अच्छा भाई ये है कॉपीराइटर और मुझे यही बनना था। तो अच्छा। वो थोड़ा संजोग सा हो गया कि मतलब मुझे सोचना था। मैं हमेशा सोचता था कि मुझे वो आइडियाज क्रैक करने जो होते हैं, और मैं सोचा कि नहीं, मैं एमबीए करूंगा लाइक एवरीबॉडी एल्स। मैं एमबीए करूंगा। अच्छा, आपने बीकॉम करने के बाद में अपना एमबीए करके कहीं जॉब करूंगा? हाँ, वैसे करनी सोचा नहीं है था पर ऑप्शन है नहीं। हाँ, बस यही नहीं, 3 4 मैंने ऑप्शन। बहुत मेहनत की पर मैं फेल हो गया एमबीए के एग्जाम्स में। मतलब क्लियरेंस ही नहीं हुआ, तो मतलब ऑप्शन नहीं था। तो क्या कैट एमबीए आईएम? हाँ, तो मैं आई गॉट कॉल्ड फॉर IIM-A एंड IIM-B, बट देन इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन में मैंने अपने आप को थप्पड़ मार दिया और निकल गया। नहीं, अगर आपको बुला लिया गया तो आप फेल नहीं हुए हैं। ये तो लोगों का सपना होता है कि कॉल ही आ जाए। कैट तो सबसे सिंपल है यार। उसके बाद शुरू होता है इंटरव्यू के अंदर जो दिग्गज बैठते हैं ना, और वो टाई पहन के अंदर जाते हैं ना, उसके अंदर दिमाग का वो ऑक्सीजन फ्लो ही बंद हो जाता है। सच बात है। तो उसके अंदर मैंने अपना जूता मेरे मुंह में डाल दिया और उन्होंने कहा भाई आप मत करो भाई एमबीए। और इन अ वे अच्छा ही हो गया, क्योंकि फिर 1 साल पूरा था मेरे पास मतलब बिताने के लिए। तो मैंने सोचा कि एडवर्टाइजिंग में जाना ही है तो एक्सपीरियंस एडवर्टाइजिंग का ही ले लें। 1 साल क्यों था? मतलब आई थॉट आई विल अप्लाई नेक्स्ट ईयर अगेन। मैं अच्छा, मतलब 1 साल ड्रॉप करूंगा। हाँ, मतलब एक साल अपन मतलब कुछ काम कर लेंगे, थोड़ा एक्सपीरियंस लेंगे, तो एमबीए में भी अच्छा पड़ जाता है कि अच्छा यार एक्सपीरियंस है तो एमबीए स्कूल में मिल जाएगा। और शुरुआत तो वैसी ही हुई, और फिर पता चला कि ये एमबीए करके ना, मुझे तो मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं बैठना है। तो फिर जुड़ गए मतलब अंदर, और बहुत मजा आ रहा था। मतलब ये जो मैं
मैं जो बचपन से करता था वो अब मुझे जो चुटकुले या स्लोगन या लाइंस लिखने के लिए लोग पैसे दे रहे थे, तो बड़ा खुश था। तो मैंने फिर चालू कर दिया और फिर कभी रुका ही नहीं, मतलब चालू ही था। पहली जॉब मिली कैसे आपको? यार सच्ची बोले तो ये ना, मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस यूज किया। मैं माय फर्स्ट जॉब वाज एट परसेप्ट, और परसेप्ट के जो ओनर है हरिंदर सिंह जी, वो उनको मैं जानता हूँ पर्सनली। ओनर को जानते थे आप? हाँ, मतलब वो बॉम्बे के अंदर हो जाता है, कहीं कहीं से कुछ निकल जाता है। बॉम्बे में बॉर्न एंड ब्रॉट अप है तो कनेक्शंस तो हो जाते हैं थोड़े थोड़े, मतलब किस्मत भी है ना यार, कि मतलब मिल गया। तो मैंने एडवर्टाइजिंग में मैंने उनको बोला कि यार मुझे कुछ नहीं पता, मैं बैठ के गोटियां खेलूंगा 1 साल के लिए, तो उससे अच्छा मुझे आप थोड़े टाइम आने दीजिए, मैं कुछ अगर मैंने कुछ तोड़ा फोड़ा तो निकाल दीजिएगा, पर नहीं तो मुझे आके बैठने दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप बैठ, देख क्या होता है। और वही शुरू हुआ, और पहली लाइन तो मैंने गलती से ही लिख ली, मतलब हम लोग बात कर रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया। तो जब वो जो कॉपीराइटर मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा अरे वाह, ये तो सुंदर लाइन है, इसको यूज कर लेते हैं। तो वो बाय मिस्टेक हो गया। और फिर मैंने बहुत मेहनत की, स्टडीज किया। मैं वापस आई वेंट बैक एंड स्टार्टेड रीलर्निंग माय इंग्लिश। और यू नो, मतलब लैंग्वेज के ऊपर कुछ कमांड नहीं था तभी। पर फिर मैंने थोड़ा पढ़ाई की। फिर मैंने एक AAAFI एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया करके है, उनका एक कोर्स है जो एक पार्ट टाइम कोर्स है, विच इज अ क्रिएटिव राइटिंग, क्रिएटिव थिंकिंग कोर्स। तो मैंने वो किया, और उससे मेरे टीचर थे, वो पास हो गए, लैरी ग्रांट करके। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया, जो कॉपी राइटिंग क्या है, कॉपी राइटिंग में क्या करना चाहिए। और फिर तो मतलब मेरे बॉसेस जो थे, मैं बहुत किस्मत वाला हूँ यार। मुझे बहुत अच्छे अच्छे बॉसेस के साथ काम करने को मिला। मेरे फर्स्ट बॉस थे आर श्रीधर, जो मतलब जिन्होंने मुझे एक एक लाइन 40-40, 50-50 बार लिखवा के ना, उन्होंने टाइटन कर दिया मुझे। फिर मेरे दूसरे बॉस थे अल्बर्ट बार्टन, ही इज आल्सो अ फैंटास्टिक, लाइक एब्सोल्युटली एपिक राइटर। And then my last boss was this gentleman called Pushpinder Singh, who also pushed me in various ways to write. And O&M के अंदर तो मतलब पीयूष पांडे है, मतलब O&M के अंदर कोई किधर भी देखो तो एक महापुरुष ही मिलते हैं वहाँ। हाँ, मतलब तुम्हारा बाजू में जो बैठ रहा है वही महापुरुष है, वो ये साइड पे बैठा है वो भी महापुरुष है। तो सीखने के लिए अगर माइंड खुला है तो मतलब I keep telling my students that there is no dearth of greatness. If you look around, there is greatness everywhere. It's up to how you look at it. If you think everything is shitty, then everything is shitty. But if everything is great, then everything is great. Perception है। और उगिलवी में तो मतलब अवार्ड्स जीते, बहुत सारे इंटरेस्टिंग अकाउंट्स के ऊपर काम हुआ। और इतना वो जो एजेंसी है उसका वाइब इतना अच्छा है कि मतलब तभी तो पीयूष सर भी मतलब लिटरली काम करते थे, आते थे, उनसे उनको वी कुड सी हिम इन एक्शन, यू नो। तो वो विद देयर एजुकेशन ऑल अराउंड। और आज फिर जो भी हूं मैं इनकी बदौलत हूँ। इन्होंने सिखाया, पढ़ाया, मारा, डांटा, रिजेक्ट किया आइडियाज, तो पहुंच गए भाई। तो ये आपने परसेप्ट ज्वाइन किया, 1 साल उसमें किया, फिर आप साक्षी चले गए, तो ये ट्रांजिशन क्यों किया? अगर वहां पे आप कंफर्टेबल थे, आपके जानने वाले लोग थे। नहीं यार, कंफर्ट इज द मोस्ट डेंजरस थिंग इन लाइफ। So you got the offer or you decided to switch to something? No, so what I wanted to do was Percept के अंदर जब मैं काम कर रहा था तब मुझे पता चला कि नहीं, मुझे फिल्म्स में जाना है, मुझे फिल्म्स ट्राई करनी है। तो मैंने पार्ट टाइम एक चीज मुझे ऐसी दिमाग में आई थी कि आप जब शुरुआत में कह रहे थे मैं क्रिएटिव बंदा था, तब आपने एक बार को ये नहीं आया आपके दिमाग में कि पापा से बोलूंगी पापा मुझे फिल्म लाइन में जाना है, या MBA नहीं करना है, या बॉलीवुड का नहीं सोचा कभी? नहीं, एक्चुअली मैं बॉलीवुड वाला आदमी नहीं हूँ। मेरा इतना वोकैबुलरी ही नहीं है पिक्चर मूवीज के बारे में, और बॉलीवुड के बारे में तो जरा भी नहीं। मतलब जो वो थोड़ा ऐसा सूडो मेंटालिटी में बड़ा हुआ हूँ। तो मतलब बॉलीवुड बहुत कम देखा है, बॉलीवुड में मुझे इतना इंटरेस्ट भी नहीं था। तो और इंटरेस्ट नहीं है तो करना नहीं चाहिए। मतलब मेरे लिए आप क्या टिपिकल बैंड्रा बॉय थे?
नहीं मैं वर्सोवा बॉय हूँ। अच्छा वर्सोवा बॉय हो। पैंड्रा भी नहीं, पैंड्रा तो कूल है, वर्सोवा कूल भी नहीं है, मतलब जू वाले लड़के ना कूल नहीं रहते। नहीं मेरे ख्याल से उस टाइम मिला होगा, अभी तो वर्सोवा कूल जोन में आता है आजकल तो वहां पे। हाँ अभी आ गया। हाँ मतलब ये मैं 40 साल पहले वर्सोवा कूल नहीं था, गाँव था वो। हाँ जहाँ पे दीवार पिक्चर दिखाया ना कि वो स्मगलिंग हाँ चलती थी। हाँ वो अजीत का सोना हमारे बीच पे आता था। सही है। ये जो और मेरे एक्चुअली फैमिली से कोई प्रेशर था ही नहीं। हाँ कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करो या एमबीए करो या कुछ भी करो। यू वर द ओनली चाइल्ड और आपके भाई बहन भी हैं? नहीं, आई एम द ओनली चाइल्ड। अच्छा तो पैम्पर्ड वन। हाँ, मी एंड दिस वन, हिज नेम इज जुलू। हाँ वैसे मैं बता दूं लोगों को नहीं पता है कि तपन जी के पास 14 बिल्लियां हैं। 11 सॉरी 11, 3 मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दी लगता है। 11 बिल्लियां भी कम नहीं है। इनका क्या नाम है? इनका नाम जुलू है। जुलू। ये हमारे साथ योगा भी करते हैं, हमारे साथ खाते पीते सोते सब, मतलब इनके बिना कुछ नहीं होता है। मतलब हमारी योगा टीचर को मिस होता है अगर जुलू योगा क्लास में नहीं आया तो बहुत गुस्से से देख रही है वो। नहीं वो उससे देखता नहीं, वो ऐसा ही है, उसका एटीट्यूड है। एटीट्यूड है भाई। सही है। सो फिर उसके बाद आपने परसेप्ट में डिसाइड किया कि मैं फिल्म करना चाहता हूँ। हाँ, परसेप्ट के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्म्स करूंगा। और मैंने परसेप्ट छोड़ा। हाँ फिल्म्स, मतलब मैं सोचा फिल्म्स में एक्सपीरियंस लेते हैं ऐसे करके। मैंने परसेप्ट छोड़ा और मैंने एक प्रोडक्शन हाउस ज्वाइन किया। और जब मैंने फर्स्ट टाइम मैं जब सेट पे गया और जब मैंने देखा कि फिल्म क्या है, ये क्या चलता है और कितनी मेहनत का काम है और पसीने फिल्म you mean commercials? Yeah, I got an opportunity to work on a music video. म्यूजिक वीडियो, अच्छा। या सो मैंने वो जब म्यूजिक वीडियो का शूटिंग चल रहा था तभी मुझे पता चला कि भाई ये तो ना, मतलब अगर आप में फिल्म के लिए पैशन नहीं है ना तो आप फिल्म में कुछ नहीं कर पाओगे। ट्रू। और मतलब वो 40 डिग्री के अंदर खड़े रहना, लाइटें लगी चारों तरफ, लाइटें लगी हुई हैं पूरे सुबह के 5 बजे से रात के 12। मैं तो ना वो एक शूट किया, मैं बोला भाई मेरे को ना मेरा एयर कंडीशन और स्विvel चेयर बहुत प्यारा है तो मैं चलूंगा वापस एजेंसी में। और मैंने डिसाइड किया कि नहीं भाई ये जो फिल्म वाला काम है वो मेरे लिए तो नहीं है। लिखना सोचना वो थोड़ा पैम्पर्ड लाइफ वाले जोन में हूँ, तो मैं सोचा कि नहीं यार ये फिल्म, अपनी बॉडी को बहुत स्ट्रेच करना पड़ता है वहां पे शूट पे यार, बॉडी पावर्स को। मेरे हिसाब से तो फिल्म जितना डिमांडिंग प्रोफेशन बहुत कम है। इतना डिमांडिंग फिल्म है एट ऑल लेवल्स, मेंटल, फिजिकल, स्ट्रेस, इमोशनल, एवरीथिंग। There are very few professions that, and the glamour of films overshadows the hard work that goes behind the scenes. True. You know, like no one really knows that. अरे यार आपको खाली एक्टर और एक्ट्रेस और ये जो ग्लैमरस दुनिया है वो दिखता है, पर एक्टर को एक्टर और वो शेप में रहने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है ना, वो अगर एक बार दिख गया तो आप फिल्म्स के सपने छोड़ देंगे। मतलब या तो जो भी फिल्म्स करता है ना वो प्योर प्यार के वजह से करता है, प्योर पैशन। That's the only way you can sustain. और लोगों को ऐसा लगता है कि it's very easy, you know, overnight success हो जाते हैं, तुक्का बढ़ जाता है, फ्लूक हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब overnight success का रेट है 1 in 100 और 1 in a million। वो 1 in a million का रेट सब जगह पे है। अगर आप स्टार्टअप भी करोगे ना तो 1 in a million का चांस है। आप कॉपीराइटर भी बनोगे तो 1 in a million का चांस है। आप फिल्म मेकर भी बनोगे तो 1 in a million का चांस है। पर वो 1% फुनसुक रंगड़ू है जिसको खाली प्यार है वो प्रोफेशन। और मुझे कॉपीराइटिंग से प्यार है, मतलब आई लव व्हाट आई डू। आई वेक अप इन द मॉर्निंग टू डू व्हाट आई डू, आई स्लीप इन द नाइट टू डू व्हाट आई डू, एंड दैट इज व्हाई आई बिलीव दैट माय वन ऑफ द थिंग्स दैट आई ऑलवेज टेल समवन इज कि भाई प्लीज 3 इडियट्स देख लो, क्योंकि 3 इडियट्स जितना से ज्यादा इंफॉर्मेशन यंग स्टूडेंट्स को कभी नहीं मिलेगा। कि भाई इंजीनियर, और उसके अंदर भी ना वो जो कॉन्वर्सेशन बिटवीन परीक्षित साहनी एंड माधवन है ना, जिसमें माधवन बोलते भाई मैं इंजीनियर बनूंगा पर खराब इंजीनियर बनूंगा, एटलीस्ट मैं अच्छा फोटोग्राफर तो बनूंगा। वो ना वो बेसिकली लाइफ का सबसे कीमती मैसेज है आज के लिए कि भाई जो करना है ना, आपको अगर वाइन भी पीनी है ना, आपको अगर लगता है कि मैं मुझे वाइन पीना है लाइफ में, तो आप वाइन पी सकते हो।
और पैशनेटली आप अगर वाइन पियोगे ना तो आपको सबसे लाइक वाइन सोमेलियर का जॉब मिलता है। हाँ, जो वाइन पी के थूकता है उतना ही काम करता है, पर इट्स वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग मोस्ट रिस्पेक्टेड जॉब्स in the hospitality industry. So you can do anything in today's day. कभी आप यूएस ना जा पाओ, क्या पता नेपा वैली के कोई वाइन कंपनी आपको ऑफर कर देगी, यहाँ पे आ जाओ भाई वाइन टेस्टिंग करने के लिए, आपकी करियर बन जाएगा। नापा वाली क्यों भाई, अब JW मैरिड बुला लेगा तभी भी लाइफ बन जाएगी, तब भी लाइफ बन जाएगी। You know what I'm saying? So I don't believe that there is any career that does not offer you the moon. You can achieve greatness in anything that you do, provided you love what you do dearly. Because the competition today is extreme. मतलब कुछ भी ले लो, अगर कोई भी मतलब सोशल मीडिया जैसा सिंपल प्रोफेशन भी होगा, कंपटीशन ऐसा नेक एंड नेक है। कंपटीशन के अलावा आई थिंक क्राउड भी बढ़ गया है, मतलब हर एक जॉब के ऊपर देयर आर 10 people sitting on every job or every opportunity. That's exactly what I mean by competition is really that. Okay. For every copywriter का एक कुर्सी के लिए तेरा 10 लोग पीछे बैठे हैं। हम लोग के टाइम पे 3 थे, आज के टाइम पे 12 है। तो अभी आपको 12 के साथ compete करके प्रूव करना है कि आप 12 से बेटर हो। और उसके लिए ना अगर आपको प्यार नहीं है ना, आप जो जिससे करते हो तो दिख जाता है। मतलब वो फ्लेवर जो है ना वो दिख जाती है, दिख जाता है। अपने सामने है ना, अपने बॉस क्रिएटिव डायरेक्टर या जो भी अपने को जॉब दे रहे हैं, एक चीज तो याद ही रखनी चाहिए कि वो अपने बाप है और उनको ना 1 सेकंड में पता चलता है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अच्छा, ये आपने नोटिस किया होगा जो जैसे मिलेनियल्स नए लड़के आते हैं वो थोड़ा सा एटीट्यूड में आजकल होते हैं, जो पहले मैं नहीं देखता था, अभी ज्यादा होने लगा है कि बिकॉज ऑफ यूट्यूब एंड एक्स्ट्रा नॉलेज दैट दे ग्रैस्प फ्रॉम एवरीवेयर, उनके ऊपर हर तरफ से इजी नॉलेज मिल रही है। मतलब अगर उन्हें कॉपी राइटिंग करनी है तो लिंडा का लिंक्डइन का एक ट्यूटोरियल देख लिया एंड देन दे रियलाइज कि ओके आई एम नाउ अ कॉपी राइटर। देखा है, लिखा कुछ नहीं है पर रियलाइज्ड इट, और उसके बाद ऑफिस जाके अरे मेरे बॉस को क्या पता कॉपी राइटिंग ये होती है। दे कैन डिफाइन एवरीथिंग अबाउट कॉपी राइटिंग बट दे एक्चुअली कांट डू इट। You know what I'm saying? So have you met these kind of millennial guys? Oh, so by the kilogram. By the kilogram. मतलब so yes why not का concept ये था। I wanted to ask you about this. 2003 when you were in Ogilvy, you decided to start this studio. So why क्या नाम है इसका? Why? Yes why not? Yes why not? Sorry, yes why not? बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। नाम कैसे आया पहले तो बताइए, क्योंकि ऐसा नाम कोई सोचता नहीं है। So, हम लोग जब ONM में थे, मुझे we had decided that हम लोग को ना एक ही जन को रिपोर्ट करना है। कोई भी होगा एक जन को रिपोर्ट करेंगे, उससे ज्यादा किसी को नहीं। मतलब बॉस एक जन होना चाहिए, 4 जन को नहीं रिपोर्ट करेंगे। और ये एटीट्यूड तो मतलब माउंट एवरेस्ट जितना एटीट्यूड था हमारे में। तो वो जाके हम लोग ढूंढ रहे थे जॉब, कहीं पे जॉब नहीं मिली। तो जब जॉब नहीं मिलता तो क्या करेंगे, तो खुद का ही खोल लिया। अभी आप तो जॉब कर रहे थे ना उस टाइम पे? हाँ, मतलब हम लोग को ऐसा एक जॉब चाहिए था जहां हम बॉस बने। अच्छा। और हमारे औकात नहीं थी बॉस बनने की। तो एक हम लोग ने सोचा भाई क्यों ना अपनी एजेंसी खोल ले। और तभी क्या था ना, हम लोग बहुत मजाकिया और वैसे भी हूँ थोड़ा पागल। तो मतलब मेरा ना फेवरेट लाइन था yes why not। अच्छा। क्योंकि yes why not में पता नहीं चलता मैंने हाँ बोला या ना बोला। ट्रू आप बहुत सही बात बोले आप। हाँ, so if you say भाई तू are you coming to the party and if I say yes why not, मतलब आपको पता नहीं है कि मैं आऊंगा या नहीं आऊंगा। मैंने तो सोचा नहीं था इस लाइन के बारे में। So हम लोग ने डिसाइड करके रखा था कि भाई एजेंसी खोलेंगे पर एजेंसी जैसा नाम नहीं होगा। क्योंकि हम लोग क्रिएटिव जन है ना, तो हम कुछ अलग ही करेंगे। तो हम लोग ना एक से एक नाम छोड़ रहे थे एक दूसरे को। और कुछ भी बोलेगा ना, अरे इसका नाम अमोनियम क्लोराइड रखते हैं, तो लोग हाँ yes why not रखते ना, क्यों नहीं। तो फिर बोलेगा नहीं इसको नाम जगन रखते हैं, जगन एजेंसी, हाँ yes why not रखते। फिर मैंने बोला भाई yes why not ही क्यों ना रखे। तो हाँ yes why not रखते ना। और फिर then as things happened, the meaning of that statement is very interesting, because अगर client पूछेगा कि भाई आप ये करते हो, तो आंसर is yes why not। अगर आप
अगर आप लोगों को बढ़ाओगे, हाँ क्यों नहीं, वो तो वेरीफाई नहीं कर पाएगा कि आप करते हो कि नहीं करते हो। यस, और बाद में करूं, और बेस्ट पार्ट इज yes why not is actually a no by saying yes. By saying yes. So I say no, I will not do it, but I will give you a bloody good reason for why I am not doing it. I will not say नहीं मेरे को अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं किया. नहीं, मैं नहीं किया क्योंकि ये और ये और ये, और मैं आपको कन्विंस करूंगा कि मैंने जो कर रहा हूं ना, तो मैं सोच समझ के आपके हित में कर रहा हूं. मैं खुद के लिए नहीं कर रहा हूं. और वो ग्रेजुअली हम लोग को ये वो जो एक स्टेटस है ना, वो हम लोग को वी स्टार्टेड अर्निंग इट, दैट हम लोग छोटा काम, मतलब हम लोग बड़ा काम उठाते ही नहीं है, हम लोग छोटा काम उठाते हैं. पर जहाँ पे ना जो ओनर है वो और हम लोग साथ में काम करते हैं. अगर आपको एजेंसी चाहिए तो आपको SS वानट के साथ काम नहीं करना. आपको अगर पार्टनर चाहिए, थिंकिंग पार्टनर, दैट्स व्हेन यू वांट टू कम टू SS वानट, बिकॉज़ वी डोंट डिलीवर trucks and truckloads of work. We deliver qualitative solutions. And then what happened was, मैं ना ऐसा 4-5 schools में मैं lectures देता हूँ. तो मेरे बहुत सारे students आके मुझे बोलते हैं, sir I would like to train with you. हाँ भाई आओ, yes why not. So बुला दिया उनको. और पता चला कि ये जो young blood है और ये जो young energy है, वो बहुत इन्फेक्शियस है. उससे जितना सीखने को मिलता है वो जेडेड ब्लड से नहीं मिलता. जो एनर्जी यंग ब्लड से मिलता है ना, वो कहीं नहीं है. मेरे लेवल के या मेरे दूसरे दोस्तों के साथ हाँ मजा आता है, पर वो जो एनर्जी है वो नहीं मिलती. ये जो यंग रहने का जो ट्रिक है वो सिंपल है. आप यंग लोगों के साथ रहोगे तो आप यंग रहोगे. और मैं SS वानट basically would only recruit people who did not have experience. If you had experience, you cannot join SS वानट. If you had 3 years of experience, superb. Take that experience, go to ONM. It's the best place. Don't come to SS वानट. So उसके अंदर क्या हुआ? We only got young people, students, and now in 15 years of SS वानट, we have actually seen how generations have changed. One after the other, after the third, after the fourth. So yes, the millennials, the Gen, whatever they are called today, they are very, very good and very, very smart. One of the reasons obviously is that उनके पास हम लोग जब बड़े हो रहे थे तब गूगल देवी तो थी नहीं, एक्सेस नहीं था इस नॉलेज का, और यूट्यूब अंकल भी नहीं थे, और विकी आंटी भी नहीं थी. तो मतलब अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन लेना है तो आपको पैदल जाके लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा, या उसमें 50 किताबें ढूंढनी पड़ेंगी. मतलब लाइब्रेरियन वाज योर बेस्ट फ्रेंड. Like I'm telling you literally, my best friend through most of my working life was my librarian, because अगर मुझे बोला गया कि बुक ढूंढो तो मेरा डेडलाइन तक मैं बुक ही ढूंढता रहूं. पढ़ूंगा कब. लाइब्रेरियन Crescenda, she knew immediately कि अच्छा तेरे को you want a book on automobiles. Okay, so look at the fourth shelf on this side, you will get a book on automobiles. फिर जाके पढ़ो, मतलब खोल के मर्सिडीज बेंज क्या है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, वो सब पढ़ो. वो जो था आज के तारीख में तो मतलब it is so cool that you can sit, pick up your phone and get to see whatever the hell you want to see. Learn whatever you want to learn, not just from one person but from multitudes. मतलब गुरु ले लो यार. अगर आप पीयूष पांडे से बात नहीं कर सकते, यूट्यूब पे जाके पीयूष पांडे टाइप करो, उसको 25 देख लो. So ये जो नए जनरेशन वाले जो बच्चे हैं वो काफी एडुकेटेड एंड एक्सपोज्ड हैं ऑलरेडी. So you know, I feel that there is a lot to learn from them. True. कभी भी ना दो अच्छे होंगे तो दो बुरे भी होंगे. True. हर तरीके के लोग हर जगह होते हैं. और क्लास के अंदर ना जो लास्ट बेंचर है ना, वो हमेशा ना सबसे पॉपुलर रहता है. सबसे पॉपुलर होता है. मतलब वो जो हम लोग जैसे होते हैं ना, लास्ट बेंच, क्लास से निकल जाओ, वो लोग पॉपुलर बन जाते हैं. जो सेकंड थर्ड फोर्थ बेंच पे बैठते हैं ना, उसको कोई पूछता नहीं है. तो वो वही है. ये जो मिलेनियल का जो नाम बिगाड़ा गया है ना, वो
चंद लोग हैं, हाँ, उतने ही टैलेंटेड, बच्चे भी हैं, हार्ड वर्किंग, पैशनेट बच्चे भी हैं। हाँ, तो वो बैलेंस है। बैलेंस है। आज की तारीख में मुझे क्या फीलिंग होता है कि द यंगर जनरेशन इज पॉइंट फॉर चॉइसेस, एंड मेकिंग अ चॉइस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। एक टाइम था जब आपके पास ये था कि लिमिटेड चॉइसेस है, या तो एमबीए कर लो या यूपीएससी मतलब कर लो। एमबीए राइट नाउ देयर आर टू मेनी चॉइसेस, एंड when you have too many choices, the chances of you making the wrong choice is that much more. मतलब 20 साल पहले किसने सोचा था कि आप सोशल मीडिया में अपना करियर बना सकते हो, आप यूट्यूब वीडियोस बना के। एग्जैक्टली, जब मैं मतलब एडवर्टाइजिंग में घुसा तब तो कंप्यूटर नहीं था यार। हम लोग बुक भी लिखते थे। मतलब कंप्यूटर, मतलब एक क्यूबिकल के अंदर 4 कॉपीराइटर के बीच में एक कंप्यूटर रहेगा जिसके अंदर तुम तुम्हारा कॉपी टाइप करके अपने बॉस को दूंगे, उतना ही। आज तो मैं सोच भी नहीं सकता कि पूरे दिन आप ऑफिस में करते क्या होंगे। अगर किसी का कंप्यूटर या फोन निकाल लिया लाइफ में से, तो मुझे तो वो बच्चों के लिए चिंता होती है कि मतलब तुम कुछ कर ना बैठो भाई। 24 घंटे फोन के बिना तो उनको विपासना हो जाएगा ऑटोमेटिक। सोचिए, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, उसके लोग पैसा लेते हो, विपासना करवाते हैं। 8 घंटे फोन नहीं होगा तुम्हारे पास, जो आप जिस जोन से निकल के आए हो आप। So I think there are advantages and disadvantages. I think it's the way you look at it. I feel that today, like, I mean, when we were growing up, if I was to say that, भाई मुझे ना नील फ्रेंच या इंदिरा सिन्हा के बारे में पढ़ना है, कुछ नहीं है, कुछ कहीं से मिलेगा ही नहीं। आज की तारीख में अगर आपने नाम सुना किसी का, तो आप उसका चिट्ठा फाड़ सकते हो। आप टू द एक्सटेंडेड आप उनसे बात कर सकते हो, लिटरली जाके उनसे बात कर सकते हो कि भाई मैं आपका फैन हूँ, मैं आपसे बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। क्या फ्रेडी बर्डी, I mean, I have been a student of Freddie Birdie in the sense that I've never worked with him. पहले मैं एक्चुअली बता देता हूँ कि मैं इंटरव्यू से जस्ट पहले इनसे फ्रेडी बर्डी के बारे में ही पूछ रहा था, क्योंकि इनका एक आर्टिकल है लिंक्डइन पे, अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे एक आर्टिकल है जो उन्होंने लिखा है फ्रेडी बर्डी के बारे में। वो पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि आई वांट टू मीट दिस गाय। सो यस, आई वांट टू नो मोर अबाउट दिस फ्रेडी बर्डी सर। So Freddie Birdie is one of India's most enigmatic copywriters. Okay. Briefly, I'll tell you what he was a copywriter. Then he became an interior designer, if I'm not mistaken. And now he's a social media influencer. And he's a machine. Like, works all the time. अगर आप उनका Instagram देखोगे ना, आप जो पेस में वो लिखते हैं और वो पोस्ट करते हैं ना, वो ऑलमोस्ट ह्यूमनली इम्पॉसिबल है टू मैच। और क्वालिटी है, मतलब ऐसा भी नहीं कुछ भी लिख दिया, टॉप चल ही रहा है उनका। और उतना कंटेंट एक दिमाग में रखने का वही एक अलग जोन है। सो आई बिलीव दैट someone like Freddie Birdie, I began to follow him and I got inspired and I messaged him, sir, great work. Now he wrote back to me. अच्छा, ये पुरानी बात है जब now 1 year back. अच्छा, I just told him that I am a big fan of yours and he wrote back to me saying, अरे it's such a nice thing that you are a big fan of mine. अभी ये तो मैंने सपने में भी नहीं देखा था कि मैं फ्रेडी बर्डी के साथ बात कर पाऊंगा कभी मेरे लाइफ में, you know, और वो हो चुका। इतना सिंपल है आज की तारीख में। अगर आपको कोई भी हीरो है ना, मतलब कोई भी, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ टेक्नोलॉजी। आप घर पे बैठ के, गाड़ी में बैठ के, बस स्टॉप के ऊपर अपने आप को एजुकेट कर सकते हो। ट्रू, you know, and you can not just choose one, but you can choose 500 different teachers to learn from. I'm not at any given point in time saying that that substitutes a school or a college. No. A school and college will give you much more than a YouTube or a thing or an online course will give you. Even an online college will give you enough. What it gives you is actually friendships. College, you are very right. This is what I have also observed. A lot of people argument with me कि कॉलेज स्कूल की जरूरत नहीं, घर पे बैठ के पढ़ सकते हैं। पर स्कूल में जो आप चीजें सीखते हो, पढ़ाई लिखाई तो अपनी जगह है। जो बच्चे नहीं भी पढ़ते हैं, बैक बेंचर जैसे आपने बोला, what you learn is how to deal with people, how to be away from your family at times and not be afraid of circumstances. Teamwork, how to respect authority. How to respect, basically the education cannot be compromised. True.
मैं तो कहता हूँ छोटी सी चीज है ना, जब टीचर आपको मानने आ रहा होता है, आपने होमवर्क नहीं किया होता है, एंड यू आर थिंकिंग ऑफ हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्यूजेस, दैट इज आल्सो मेकिंग योर माइंड वर्क हाउ टू यू नो, oh that is the most creative time. Like मैं जब क्लास लेता हूँ ना, तो मैं वैसे भी काफी वियर्ड किस्म का आदमी हूँ, तो मैं एक बार मैं क्लास में आ गया ना, तो मेरा डील ये है कि आप मेरे पहले कभी भी आ सकते हो, मेरे बाद आओगे ना तो आपको या तो मैं खुद का डब्बा लेके जाता हूँ जिसके अंदर एक छेद है जिसके अंदर पैसे डालने होते हैं, तो या तो आप पैसे डालो या तो आप मुझे एक सुंदर एक्सक्यूज दो कि आप क्यों लेट आए हो, क्रिएटिव एक्सक्यूज। पर वो सच नहीं होना चाहिए, सच होने की जरूरत नहीं है, क्रिएटिव हो, मतलब मैं सोच नहीं पाऊं वैसा एक एक्सक्यूज ढूंढो। अगर आपने वैसा एक एक्सक्यूज ढूंढा तो आपको एंट्री फ्री है, अगर आपको वो एक्सक्यूज नहीं मिला तो आप घूम के वापस चले जाओ, या तो आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं वो डाल दो दान पेटी में। तो अब यही एक चीज है ना जिसके अंदर मतलब जब बच्चे लेट आ रहे हैं ना, वो एक्चुअली लेट आते हुए सोच रहे हैं मैं क्या बोलूंगा इस आदमी को कि मैं लेट क्यों आया, और कुछ भी हो सकता है, मतलब रास्ते पे पतंग, मैं रास्ता क्रॉस कर रहा था और काली बिल्ली ने रास्ता क्रॉस किया इसलिए मैं वापस घर गया, इसलिए मैं लेट गया, चलो पर मैं सोच सकता हूँ ये। अभी आप अगर बोलेगा कि मेरे घोड़े का टायर पंचर हो गया, अभी मैं नहीं सोच सकता हूँ ये, और अगर आपने ये बोला तो मैं आपको पहले बेंच पे बिठाऊंगा, बोलूंगा भाई तेरे को SS1 में काम करना है तो आजा, क्योंकि मैं नहीं सोच सकता था, अगर आप सोच सकते हो तो आप मेरे साथ आओ और मेरी ब्रेन पे सोचो ना, you know. So I think it's a really wonderful world that we live in today. I think it has got so many good things, you know, that we tend to ignore it. I mean, I'm speaking to you. Like, I don't think I could have ever thought that हम ऐसा एक वीडियो कॉल करेंगे जब मैं एक आदमी से बात करूंगा और वो रिकॉर्ड होगा और एक चैनल होगा जहाँ पे ऑनलाइन पागल होगा। एक साल पहले तो मैंने भी नहीं सोचा था कि जूम जैसी कोई चीज होती है, मुझे पता भी नहीं था। हाँ, exactly. Even the pandemic has taught so many things, and that is beautiful, man. एक्चुअली लोग बहुत डिप्रेस हुए पैंडेमिक में, पर मैंने तो बहुत फायदा उठाया पैंडेमिक का, बहुत वीडियोस बनाए, बहुत किताबें पढ़ी, बहुत सारी चीजें करी। Exactly. So I feel that, like I keep saying, that beauty lies in the eye of the beholder. Okay, ये जो एक कोटेशन है ना, उसको हर क्रिएटिव आदमी को ना गांठ बांध के ना पॉकेट में रख के ना पूरी दुनिया घूमना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ एक चीज बताता है कि अगर सुंदरता देखने वाले की नजर में है, ओके, अगर आपको पैंडेमिक गंदा दिखा तो अभी किसका फॉल्ट है, सोचो जरा। अगर किसी ने देखा रही है कितना गंदा है, अभी आप किस तरह से देख रहे हो उसको, आप अगर अपनी नजर बदलोगे तो उसमें सुंदरता दिख जाएगी। और पैंडेमिक भी वैसा एक सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जांपल था कि बहुत लोगों ने उसको ना ऐसा सर पे बैठा के, ऑफ कोर्स देयर हैज बीन a lot of tragedy that has gone around, a lot of people have lost loved ones, and it's really sad in that sense, but there have been people who have also खुद का ही ना मैन्युफैक्चर करके पैंडेमिक जो खराब है उसको वर्स बना दिया अपने ही दिमाग में। So I felt that was not required. And I believe that a lot of creative people have done fantastic work. Like you had so much time. पहली बार मतलब हम लोग इतने लकी हैं कि 3000 साल की हिस्ट्री में, मतलब हमारा जो प्लेनेट का जो हिस्ट्री है, सिविलाइजेशन की हिस्ट्री है, there has not been a single generation that has seen the entire planet indoors. We are the only generation. And there may not be another generation who will see this. That an entire planet has gone in lockdown. वो देखने का जो सौभाग्य है वो हमें मिला है। वो साल मतलब कभी नहीं हुआ ऐसा कभी नहीं पड़ा एक्चुअली। मतलब ना 1999 में हुआ था, ना रामायण हुआ है, जब से राम बाहर निकले तब से सब बाहर ही है, कोई अंदर नहीं गया है। ऐसा पैंडेमिक एक्चुअली दुनिया में कहीं नहीं पड़ा, क्योंकि प्लेग भी होता है तो छोटे छोटे एरियाज में होता है, या फिर कोई ऐसी चीज होती है, पूरी दुनिया में एक साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था आज तक। एग्जैक्टली, एंड to an extremely advanced modern civilization, हम लोग we call ourselves advanced and modern, right? We were told to just चुपचाप घर पे बैठो और डर के बैठो,
हाँ, मास्क लगाओ, मुंह मत खोलो, बाहर मत निकलो, हाथ धो। ये मतलब थर्ड स्टैंडर्ड, थर्ड भी नहीं, किंडरगार्टन में जो सिखाया मॉरल साइंस की किताब में, मॉरल साइंस का किताब दिखाया आपने। और जो मेरी जो मम्मी से बात हुई, मम्मी काफी परेशान थी, यार क्या हो रहा है। मम्मी आप सोचो 5000 साल की या 3000 साल की हिस्ट्री में पहली बार है जब ह्यूमंस अंदर है और पूरा नेचर ना फ्रीली सांस लेगा थोड़ा टाइम। मतलब तुम्हारा, मेरे को नहीं चाहिए तुम्हारा एरोप्लेन वाला गंदा बास, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे सिंपल जैसा दुनिया होना चाहिए वैसे सांस लेना होगा ना। और वो अगर वो तरीके से देखेंगे, वो प्रिज्म से देखेंगे, तो इट वाज अ गुड रिफ्रेश। इट वाज अ गुड थिंग। एक्चुअली लखनऊ में कभी बारिश होती नहीं बहुत ज्यादा, आप विश्वास नहीं मानोगे, पिछले 2 महीने में इतनी बारिश हुई है इस साल, मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि यहाँ लखनऊ में ऐसी हालत होगी, मुंबई वाली हालत हो जाएगी। वैसे एक अच्छी चीज है, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आप क्रिएटिव कंसल्टेंट हो, ब्रांड मेंटर हो और करियर कोच हो, आप मोटिवेशन स्पीकर भी बन सकते हो, आपको पता है। You should try that as well. It's because of the teaching experience that you have. अच्छा, 2004 के बाद आपने अपना यस यस व्हाई नॉट स्टूडियो चलाया और ओगिलवे छोड़ दिया 2004 में, तो फिर उसके बाद कोई एजेंसी ज्वाइन नहीं करी, अपनी एजेंसी चला रहे हैं या फिर वो साइड पे आप ज्वाइन करते रहे? खुद का एजेंसी चलाना ही मतलब फुल पसीना, खून पसीना सब अकेले थे या फिर 3-4 पार्टनर थे आपके? नहीं, मैं आई स्टार्टेड विद अ पार्टनर, बट देन माय पार्टनर चोज टू परस्यू अ करियर इन फाइन आर्ट्स. Okay. So in a year he moved on to fine arts, and from 2014 I was managing it single handedly. अभी तक आप सिंगल हैंडेडली कर रहे हैं अभी? वाह, अभी तो हाँ, और अभी तो मतलब we've gone like, क्या है ना, मतलब किस्मत भी अच्छे खेल खेल लेती है. 2019 के अंदर मुझे we shut the agency, मतलब स्टूडियो जो था बड़ा वाला, मतलब हम लोग ने बंद कर दिया और मैंने बोला कि नहीं भाई, we are going to be remote. So we will work from our houses. We don't need an office because Bombay is an extremely expensive place to have. मतलब पूरा equation ही बदल देता है, you know. और I was spending a lot of time outside the country, you know, doing exhibitions and things like that. So in that मैं ना फालतू में ऐसा इधर बैठ के ना रेंट दे रहा था और उसका स्ट्रेस ले रहा था कि अरे मेरा मतलब ऑफिस के अंदर पानी गिर रहा है या बिल्ली को खाना दिया है कि नहीं दिया है, वो स्ट्रेस चल रहा है. तो मैं वापस आया और मैंने बोला कि नहीं भाई, मुझे ये चाहिए ही नहीं, बंद कर दो इसको. एंड मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिमोट वर्किंग स्पेस. एंड that was fantastic because suddenly today if I have a brand that needs someone who has a specific talent, कि इसका आर्ट एस्थेटिक ऐसा है और वो लड़की, अगर वो लड़का या लड़की न्यूयॉर्क में बैठी, बहुत सिंपल है यार, मैं सिर्फ उनको ईमेल करता हूँ, यार तुझे ये काम करना है, उठाना ये काम. So now I have a team that is working in New York. I have teams that are working in Berlin. I have teams that are working in Bombay. And it looks quite impressive कि पूरी दुनिया में आपके लोग बैठे हुए हैं, काम कर रहे हैं एजेंसी के. मतलब वो तो इम्प्रेसिव, अगर आप पूछोगे तो इम्प्रेसिव कोई पूछता ही नहीं है यार. मतलब कोई नहीं पूछता, पॉकेट में ही है इम्प्रेसिव. बट काम होते रहता है और काम के क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं है. When I have a team of 10 people sitting in my organization, मुझे वो 10 को ही काम करवाना है क्योंकि मैं उनको सैलरी दे रहा हूँ. यू नो, आज के तारीख में मैं 12 साल के अंदर मेरे साथ जितने बच्चों ने काम किया है, मैं किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ. ऑफ कोर्स कोई एजेंसी में है वो ना भी बोले, ठीक है, ना बोलो तो दूसरे के पास चले जाएंगे. यू नो, और हर एक लेवल के है. एक बच्चा है जिसने 10 साल पहले काम किया था, वो 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ है. एक ने 5 साल का एक्सपीरियंस लिया हुआ है. एक नया है. तो अगर क्लाइंट के पास ज्यादा पैसे नहीं है या बजट कंस्ट्रेंट है या बहुत बजट है फॉर एग्जांपल, तो मैं मेरे सबसे सीनियर बच्चे के साथ जाएगा, वो इधर नहीं भी रहा तो क्या हुआ. ट्रू. ये सब पैंडेमिक ने सिखाया यू नो लोगों को. तो आई थिंक इट्स लाइक व्हिचएवर वे यू लुक एट इट, ब्यूटी लाइज इन द आई ऑफ द बिहोल्डर जैसा है. पैंडेमिक गंदा दिख रहा है तो गंदा है, सुंदर दिख रहा है तो सुंदर है.
चलिए मैं कुछ ऐसे सवाल पूछना चाहता हूँ जो बहुत ही बेसिक सवाल हैं, पर ये वो सवाल है जो सब्सक्राइबर्स मेरे से अक्सर पूछते रहते हैं और मैं समझ नहीं पाता कि उसको एग्जैक्टली कैसे डिफाइन करूँ। जैसे एक सिंपल सी चीज है कि कॉपी राइटिंग बेसिकली होता क्या है, एंड हाउ इज इट इज डिफरेंट फ्रॉम स्टोरी राइटिंग एंड स्क्रिप्ट राइटिंग एंड ऑल दिस थिंग्स। कॉपी राइटिंग में बेसिकली क्या लिखना पड़ता है, क्या काम होता है? जैसे आप कॉपी राइटर बने तो क्या काम मिलेगा आपको करने के लिए? कॉपी राइटिंग फर्स्टली इज अ वेरी वेरी स्ट्रेंज टर्म, क्योंकि ना मैं कॉपी करता हूँ ना मैं लिखता हूँ। अच्छा। कॉपी राइटिंग इज बेसिकली थिंकिंग, ओके, सोचने का काम इज कॉपी राइटिंग। अभी क्या है, सो व्हेन आई एक्सप्लेन इट टू पीपल लाइक एनी क्रिएटिव प्रोफेशन, अगर कोई किसी को बोलो भाई आप पेंटर हो, तो अब मेरे मन में एक कुछ विजुअल आया और मैंने ब्रश लेके पेंट किया, तो मेरा जो टूल है वो ब्रश है, इसलिए मैं पेंटर हूं। अगर मैंने कैमरा से फोटो लिया तो मेरा टूल कैमरा है, तो मैं फोटोग्राफर हूं। कॉपीराइटर का टूल लिखना है, पेंसिल है, पेन है, तो इसलिए मैं माय चोजन mode of expression is writing, because I don't know how to draw, I don't know how to design, and I don't know how to take a photograph. I know how to write. Okay, and I've practiced writing. So what a copywriter basically does is a copywriter is responsible for thinking of the ideas that that an advertisement will carry forward. That is the fundamental truth. The difference between a script writer and a copywriter is the difference between a painter and a photographer. अच्छा, and painting is copywriting, photography का दूसरा फॉर्म है, कुछ है ही नहीं बीच में। मतलब पेंटर अगर फोटोग्राफर बोलेगा ये मेरा फोटोग्राफ में कलर्स देखो, तो पेंटर को समझ में आता है ब्यूटीफुल कलर्स, ये मैं पेंटिंग कर सकता हूँ, पर वो फोटोग्राफ नहीं ले पाएगा। वो सब वो उसकी सुंदरता वो सब समझ जाएगा, पर वो कर नहीं पाएगा। तो स्क्रिप्ट राइटर का जो हुनर है, जो उसका टैलेंट है, वो एक स्टोरी स्क्रिप्ट मतलब खींच खांच के सुंदर तरीके से स्क्रिप्ट में लिखने की टैलेंट है। मेरा टैलेंट है कि मैं अगर आपको बोलना है कि भाई सर्फ एक्सेल को बेचना है, तो मैं दाग अच्छे हैं वो एक लाइन से आपको कन्विंस करूंगा कि सर्फ एक्सेल क्यों सुंदर, क्यों एक अच्छा प्रोडक्ट है। You know, that is what a copywriter does. So copywriter is a person, and why are we writers? Because we are actually not talented to do anything else. That's a very weird definition. Okay. So, now to become, that is what you need to join the profession. That bro, मतलब मुझे ना आर्ट आता है, ना फोटोग्राफी आता है, ना मुझे कुछ आता है, मुझे सिर्फ बोलना और लिखना और सोचना आता है। Welcome to the world of copywriting. Now, to become a good copywriter, you have to learn how to write. Which is basically, अगर आपको आर्टिस्ट बनना है तो आपको आर्ट के बारे में सीखना पड़ेगा। There is no shortcut. सीधा लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो सीखना पड़ेगा, वो कोई शॉर्टकट ही नहीं है। और अगर आप नहीं सीखोगे तो आप सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड आर्टिस्ट बनोगे। The same thing happens with copywriters. If you learn the art, if you are committed to the art, and if you are able to learn how to, weave a conversation beautifully, or beautiful words, you become a good copywriter. If you don't, you become an average copywriter. And if you don't even do that, you will not remain a copywriter. मतलब you will be sacked. हाँ, क्या पता क्लाइंट सर्विसिंग में घुसेड़ दें, जाओ बात करो लोगों से। मतलब मैं उस बिलीफ में से पैदा हुआ हूँ कि भाई क्लाइंट सर्विसिंग को कभी क्लाइंट सर्विसिंग मत बुलाओ, क्योंकि क्लाइंट सर्विसिंग ने ही पीयूष पांडे को जन्म दिया। अच्छा, पीयूष पांडे क्लाइंट सर्विसिंग वाला आदमी था, जो आज इंडिया का सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग गुरु है। अच्छा, वो टी टेस्टर थे, टी टेस्टर से उन्होंने क्लाइंट सर्विसिंग ज्वाइन किया था? नहीं, वो अकाउंट डायरेक्टर थे। अच्छा, अकाउंट डायरेक्टर थे, और उन्होंने अकाउंट वहां से उन्होंने लिखना शुरू किया, जिंगल्स और बेसिकली आइडियाज हैं यार उनके पास। हाँ, बहुत आइडियाज हैं।
बहुत आइडियाज है और बहुत एक्सपीरियंसेस है, क्योंकि यार मैं बोलूँ ना, जो जो छोटे गांव शहर टाउन से आते हैं ना, उन्होंने जो लाइफ देखी है वो हम लोग ने नहीं देखी बस। हम लोग ने वो सब पिक्चर में देख देख के ना हम लोग सीख गए। आप लोग ने जिया है। पीयूष पांडे वैसा एक आदमी है जिसने लाइफ जिया है। और हाँ, क्योंकि उनके जो इवन जो दम लगा के हईशा भी है, ये शब्द बहुत कॉमनली यूज नहीं होता था फेविकोल से पहले। ये हम लोग को पता है, जो यूपी में यूज होता है, दम लगा के हईशा बोल देते हैं हम लोग ऐसा करके, पर बहुत ज्यादा प्रिविलेंट नहीं था फेविकोल से पहले। ये बहुत ज्यादा, बहुत ही कम लोग इसको इस्तेमाल करते थे। आप ये सोचो ना कि फेविकॉल, मैं बहुत टाइम स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि फेविकॉल जैसी चीज है ना, मुझे एक आदमी बताओ अपने एज का जिसने 1 लीटर फेविकॉल का डब्बा अपने लाइफ में खरीदा है। एक आदमी दिखाओ, कारपेंटर के सिवाय एक आदमी के अलावा। तो आई डोंट नो, मेरे पास भी छोटे छोटे फेविकॉल कभी खरीदा ही रहता है हमेशा। हाँ, मतलब कभी फेविकॉल का ये एक छोटा डब्बा आ जाता है। या डब्बा लाइफ में अगर आप मॉडल बना रहे स्कूल में, तब आपने डब्बा लिया, उसके बाद डब्बा भी नहीं लिया। मेरे को याद है, मैं इतना बड़ा डिब्बी लेते थे, वो स्कूल में वही रिकमेंडेड होती थी। अब सोचो, पीयूष पांडे ने हम सब के लाइफ में फेविकॉल को घुसा दिया है। पूरी तरह से लेना देना है ही नहीं, कभी खरीदेंगे नहीं। पर अगर आपका कारपेंटर वैमिकॉल यूज कर रहा है तो अपने को प्रॉब्लम है। ये क्या है? फेविकॉल इस्तेमाल करो, फेविकॉल इस्तेमाल करो, ये क्या है? ये यकीन ही नहीं होता कि कोई और गोंद दो चीजों को इतना अच्छे से जोड़ सकता है जितना फेविकॉल जोड़ सकता है। वो मतलब वही तो पीयूष पांडे का ग्रेटनेस है। और like I said, like I believe that everybody is creative. Okay, it's there can be like a servicing person, what we call servicing person. I use Word as my tool to express my creativity. Word doc, the software Word. An illustrator will use Illustrator. Someone will use Photoshop. An account director or a client servicing person uses PowerPoint to present their ideas. Okay, and creativity is there everywhere. वो PowerPoint कितना सुंदर है, कितना इन डेप्थ है, वो सब क्रिएटिविटी तो है यार। खाली उसका दूसरा एक रूप है, that's all. अच्छा, एक एजेंसी में कौन कौन लोग होते हैं? जैसे आपने बोला अकाउंट डायरेक्टर, ये क्या बेसिक इनका प्रोफाइल होता है, क्या काम करते हैं ये? जैसे कॉपीराइटर तो मेरे सबसे बेसिक हो गया, दिस इज वेयर यू एंटर इनटू एन एडवर्टाइजिंग एजेंसी। एक्चुअली मेरे लिए उल्टा था, कॉपीराइटर सबसे डिफिकल्ट था। अच्छा, हाँ, बिकॉज़ मुझे पता ही नहीं था कॉपीराइटर क्या है। हाँ, क्या होता है? आइडिया सोचना है, पर कॉपीराइटर नाम का कोई चीज वोकैबुलरी में था ही नहीं। हाँ. तो पर बेसिकली the agency can be basically divided into 2 fundamental parts. Okay, one is the creative department, जिसका जो सुबह सुबह उठते हैं तो उनको आइडियाज आते हैं, सोचने होते हैं। हाँ, बस उनको वही करना है। ओके, और दूसरे होते हैं जिनको लोगों से बात करनी है, जिनको स्टडी करना है, जिनको मार्केट क्यों, कैसे लोग क्यों खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, वो जानना है। अच्छा, सेल्स टीम भी होती है क्या एजेंसी में, कि मतलब पिच कर रहे हैं एजेंसी? वैसा नहीं होता ना, अपने आप काम आ जाता है? नहीं, सो पिच बेसिकली सेल्स टीम इज योर मार्केटिंग, योर अकाउंट मैनेजमेंट टीम. अच्छा. There is no selling here. There is no selling, of course. There is no selling. There is marketing. So there's a big difference between selling and marketing. We often make the mistake because you don't have the product. You make the product when the client asks you to make the product. Create a campaign for this thing. If I say campaign is a product, then you make the product after the client says. Yes, and sometimes, but an advertisement would not be called a product. Okay. Now, what happens is, if tomorrow, आपको कैसे पता कि कौन सा साबुन अवेलेबल है? हाँ. मतलब मैं बोलूं, अगर साबुन खरीदना है तो आपके वोकैबुलरी में लिरिल, पियर्स, हमाम, सिंथॉल किसने डाला? हाँ, एजेंसी वालों ने। अगर आप मार्केट में जाओगे, आप गए डीमार्ट में, इतने सारे सोप्स हैं, आपको कैसे पता कौन सा सोप?
सब सोप सेम ही है ना यार, सूंघने को तो एक भी नहीं मिलेगा। केमिकल फॉर्मूला सबका सेम है, पर ये होता है कि एक और पर सूंघने को तो एक भी नहीं मिलेगा। अभी कैसे नहीं मिलेगा, कौन सा खरीदना है, इसमें कौन से सोप में जो स्किन के लिए कौन सा सोप अच्छा है, कैसे पता चलेगा? सो एडवर्टाइजिंग बेसिकली वाज बोर्न बिकॉज पीपल नीडेड इंफॉर्मेशन, ओके। एंड इफ आई टेल यू दैट यार ये कोको कोला है काला है, उसके अंदर मैंने शुगर डाला है और कार्बन डाइऑक्साइड डाला है, सोडा डाला है, पी लो, आप पियोगे क्या? नहीं पियोगे। अगर मैं बोलूं कि यार इसमें ये पी के ना मस्त ऐसा मजा आएगा, नाक से ऐसा पुश करके हवा निकलेगा, बहुत टेस्टी है, तो वो आप बोलोगे हाँ ट्राई करना चाहिए, ये मजा आएगा। तो अगर किसी को कुछ बेचना है और किसी को कुछ खरीदना है, तो एक बीच में एक इंटरमीडिएरी रहता है, वो है एजेंसी या एडवर्टाइजिंग। नाउ advertising is part of marketing, okay, and there is a difference between sales and marketing, which is why they are two different words. Sales is the activity of selling, so marketing is the activity of creating markets, creating awareness in the minds of people. Okay, no, there is just creating a market. Now, market. When you create awareness, you create a want, and therefore you said, अरे हाँ यार ये तो ट्राई करना चाहिए। हाँ, अब आप आए मार्केट में, तब तक आप मार्केट में नहीं थे। जब आप बोला ना हाँ इसको देखना चाहिए, तब आप आए मार्केट। अभी मार्केटिंग का काम उतना ही है। मार्केटिंग का काम ये है कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है, तो आपको 4 गाड़ियों का नाम देके क्यों आपको कौन से शोरूम में जाना है वो बता के रखेगा, बस उतना ही। आप शोरूम में जाओगे, फिर सेल्स पर्सन आके आपको गाड़ी बेचेगा कि भाई मैं आपको ये डिस्काउंट दूंगा, मैं आपको मैट्स दूंगा, मैं आपको टेफ्लॉन कोटिंग फ्री में करके दूंगा, आप खरीद लीजिए। ठीक है, तो वो सेल्स हो गया। मार्केटिंग खाली उतना बोलता है कि भाई ये ट्राई कर लो, तो आप मार्केट में आ गए कि आपको ट्राई करना है या आपको टेस्ट करना है। आप कभी भी कुछ भी लोगे ना, तो आप कभी भी अच्छा एड देखोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये मुझे ट्राई करना है। सो एन एडवर्टाइजमेंट विल ओनली गेट यू टू अ पॉइंट ऑफ ट्रायल, इट विल नॉट मेक यू बाय इट। द सेकंड टाइम व्हेन यू बाय समथिंग यू एक्चुअली परचेज इट। ओके, फर्स्ट टाइम बेसिकली यू आर परसुएडेड। फर्स्ट टाइम इज अ ट्रायल। अगर आप सिंपल चीज लाइक अगर मैंने नया कैडबरीज का नया चॉकलेट भी डिवाइस किया, ओके, कि मैंने डेयरी मिल्क का ऐसा कुछ नया वाला डेयरी मिल्क बनाया, और आपने ऐड देखा, आपको मालूम है डेयरी मिल्क कैसा टेस्ट होता है, सब कुछ पता है, पर आप जब ऐड देखोगे ना, आपके मन में ये एक थॉट ब्लब आएगा, यार ये ट्राई करना चाहिए। वो उतना ही है हमारा काम। हाँ, जो कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपने चीज बताई कि डेयरी मिल्क सबको पता है कि डेयरी मिल्क है, क्योंकि सालों से बिक रहा है, तो अब डेयरी मिल्क ने सोचा कि अब क्या ही करें लोगों को वहां तक पहुंचाने के लिए, तो उन्होंने ऐसे ऐड बनाए जिसको देख के लगता है एक काम करता हूँ, बाजार जाता हूँ, डेयरी मिल्क खरीद लाता हूँ, क्योंकि वो मेल्ट हो रही है, लोग खा रहे हैं उसको, यहाँ से टपक रहा है उसके। तो इस पे मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि ऐसा कभी हुआ है, जैसे दूध है, ठीक है, दूध की 50 कंपनियां हैं, तो ऐसा कभी प्रोडक्ट आया आपकी लाइफ में जो 50 बार हो चुका है, सब कुछ ट्राई एंड टेस्ट है, इवन सोप भी है, सोप क्या करोगे सोप में, इससे ज्यादा ब्यूटी है हो गया, आपका हेल्थ हो गया, जर्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो कभी ऐसा प्रोडक्ट आया जिसपे सोचा यार क्या करूं यार, ये तो ओवर यूज प्रोडक्ट है? हर एक प्रोडक्ट अभी तो ऐसा मतलब यूनिक प्रोडक्ट बहुत ही कम आते हैं मार्केट में ना। ऑलमोस्ट एवरी प्रोडक्ट इज अ रिपीट। अगर इनफैक्ट अगर यूनिक प्रोडक्ट लाइफ में आया ना, तब यू आर सेइंग ब्रो अभी क्या करेंगे, तो कंप्लीटली नया है, ठीक है, इसका बताना भी है, कन्विंस भी करना है, सो दैट बिकम्स एजुकेशन ऑलमोस्ट। बट अदरवाइज साबुन है, गाड़ी है, टीवी है, प्रोग्राम है, लोगों को ऑलरेडी पता है, सब कुछ, एवरीथिंग इज अनदर वन। बट इतने सालों के बाद कोई बोलता है पेंट्स है, इतना सारा पेंट है, पर एक ही आदमी ने कहा हर घर कुछ कहता है, अंदर इसमें कौन रहता है। अभी वो कितना सुंदर तरीके से बताया है कि आपको कौन सा पेंट और क्यों खरीदना चाहिए, दम लगा हैशा। ऑल दीज एक सिर्फ एक बताने की का टेक्निक है। So I keep saying that copywriting is the truth well told. We don't lie. We cannot lie.
one thing, advertising cannot lie. A lot of people believe that advertising lapet marta hai. For a fact, an advertisement is a legally issued proclamation of something, proclamation, which means that you can sue a company if they are lying through an advertisement. They basically exaggerate. They don't lie. They just exaggerate the particular thing. Yeah, exaggeration is different from lying. They're two very different things. बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है. वो ये नहीं कह रहे ये बकवास है. हाँ, वो तो मतलब बोलने की बात है ना. मैं बोलूंगा सुंदर है ये, आप खरीदोगे क्या? मैं कहूंगा बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तभी आप खरीदोगे ना. वो मेरा काम है, सुंदर को बहुत सुंदर बोलना. और फ्रैंकली अगर मैं उसको बहुत सुंदर भी बोलूंगा ना, आपके दिमाग में वही एक लाइन आएगा, चलो देखते हैं. चलो देखते हैं, बस उतना ही. So yeah, there have been a lot of, in fact all the products are a repeat. Okay, and the real test of creativity is how you can say introducing Surf Excel, or why should someone buy Surf Excel in a different way after 300 years of Surf Excel being sold. You know, that is the challenge. अच्छा, दाग अच्छे कैंपेन किसका था वैसे? I think it was Lintas. अच्छा, बाल्की सर का. I'm not sure whether Balki was the person who was the copywriter or someone else. I would not know. It's actually very famous. अच्छा, इस पे मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ. दाग अच्छे is a very very simple tagline. Okay. At the first time अगर मैं देखूं तो शायद वो उतनी भारी आवाज के साथ ना बोला जाए तो मुझ पे इफेक्ट भी ना करे. वो बोलता है ना इनमें सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, तो आप पे इफेक्ट करता है. तो आपको ऐसा लगता है कि कई बार ऐसा होता है कि कोई एक लाइन अगर बार बार यूज की जाए, बार बार एड्स चला दिए जाते हैं, इसलिए लोगों का कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं, या फिर हो सकता है पहली बार में होता है. आई वुड नॉट डिनाई इट, बट कुछ ना कुछ तो उसमें होना चाहिए जो पकड़ में आए. वो जस्ट प्योर रिपीटेशन से ना, मतलब वो दिल में नहीं बैठता है. तो जबान पे बैठ के निकल जाएगा वो. हाँ, जो कई ऐड बहुत बार चलाए जाते हैं पर फिर भी नहीं चल पाते हो. पर वो जो ऐसा अंदर बैठता है ना, ऐसा फुच करके अंदर बैठ जाता है ना, वो उसमें कुछ रहता है. वो जो रस है ना, वो क्रिएटिविटी. वो प्रसून पांडे जी हैं, या प्रसून जोशी जी हैं, या पीयूष पांडे हैं, उन्होंने वो जब लिखते हैं ना तो उनको वो सिंपल रहता है, पर इतना सिंपल रहता है कि आपको लगता है हाँ ये तो मैं लिख सकता हूँ, पर आपने लिखा नहीं. ये बहुत अच्छी लाइन बोली आपने. जब वो जो बहुत अच्छे राइटर्स हैं, जब उनको पढ़ते लगता है अरे ये तो मैं भी लिख सकता था, पर आप नहीं लिख पाते यार. ट्राई कर लो. डिफिकल्ट लिखना ज्यादा इजी है, बहुत भारी वोकैबुलरी यूज करके कुछ कॉम्प्लेक्स सा लिखना. एग्जैक्टली लाइक अगर आपको किताब पढ़नी है 400 पेज की, अगर मैंने बड़े बड़े वर्ड्स यूज किए ना, तो आप 3 पेज में बंद कर दोगे इसको. अगर आप बोलोगे कि अरे किताब कितनी सुंदर है और आपने 600 पेज पढ़ लिया, आपको पता भी नहीं चला, तो वही तो हुआ सुंदर राइटिंग. सेम थिंग, द फंडामेंटल्स रिमेन वेरी सिमिलर. मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स क्रिएटिविटी बहुत ही सेल्फिश होती है. आप खुद को खुश करने के लिए वो बनाते हो, मे बी टू गेट to impress other people, I guess. I think there are in creativity we must segregate between fine art and commercial art. Okay, what you are saying that आप लोगों को खुश करने के लिए करते हो, वो commercial art हुआ. Okay, आपके मन से क्या निकला वो fine art हुआ. उससे पब्लिक को अच्छा लगा नहीं अच्छा लगा, उससे आपको कोई लेना देना है ही नहीं. आपको बोलना था, आपने बोल दिया. अगर किसी को अच्छा लगा सुन, बेस्ट है. नहीं अच्छा लगा तो मैं क्या करूं, तो मुझे ये बोलना था, मैंने बोल दिया. मैं आपको खुश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं. अगर आपको अच्छी लगी तो बेस्ट है, नहीं अच्छी लगी तो जाओ, मैं क्या करूं. सो देयर इज अ वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन द टू. एंड आई थिंक most, at least what I do, is commercial art. Okay, yes, behind मतलब in the closet everybody wants to try and be एक कुछ निकले जो मतलब फाइन आर्ट. पर वो बहुत वो ना, जितना लाइफ आप जियोगे और देखोगे ना, उसमें से निकलता है ये सब. जिसने लाइफ बहुत पास से और करीब से देखा ना, उसके पास बहुत कुछ कहने के लिए है. तो वो फाइन आर्ट हो गया, वो फाइन आर्ट निकल जाता है. What do you think about the restrictions that you get in the agency? Like आप एक जन से फाइन आर्ट की बात की, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, कुछ करना चाहता हूँ, and there are so many restrictions from the client side. Restrictions are here.
restrictions are not in the agency. Okay, the restrictions, one at least at a junior level, at a younger level, I believe that your job is not to question. Your job is to learn. Whether it is right or whether it is wrong, just learn. Also, a lot of us think that जो खराब है ना वो सीखना नहीं चाहिए. वो completely wrong है. खराब या बुरा सीखना या जानना उतना ही important है जितना अच्छा सीखना और जानना है. तो अगर कुछ खराब हो रहा है तो उसको इग्नोर मत करो. वो भी सीख ही है. Basically, categorize ही मत करो कि अच्छा बुरा क्या है. Just keep learning. Exactly. Stop using your mind too much. Overthinking नहीं करनी चाहिए. Overthinking is a national pastime. But and not thinking at all at the same time is a national pastime. Like अपना देश ऐसा है ना कि सोचना जो कॉन्सेप्ट है ना उसके ऊपर सबसे कम वजन दिया जाता है. अगर आप बोलो ना कि अरे यार तपन क्या लगता है तुझे ये इसके बारे में, और मैं अगर बोलूं ना मैं जरा सोच के बताऊं तो आपका रिएक्शन रहेगा सोचना क्या है उसमें. अरे सोचना क्यों नहीं भाई, सोचेगा नहीं तो क्या होगा. और अगर लेट मी थिंक अबाउट इट, दैट इज नॉट अ वैलिड रीजन इन आवर कंट्री. Okay, and that is something that needs to change. Thinking is the most valuable activity that you'll ever engage in. If you don't think, you will fall. The better and the harder you think, the further you will go. Better, I think, in the guided direction, because today people think in all the directions because of the excessive knowledge that they get from everywhere. You have to focus thinking somewhere. You are lucky that you can get so many things to choose from. That's the first thing. Okay, now if you want to choose the first thing that comes your way, that's your choice. But if you want to, even if there are 3 options and you have to choose one, you have to think. And it's a very fundamental activity which हम लोग उसके ऊपर कुछ वजन रखते ही नहीं. मतलब सोचना सबसे stupid चीज है अपने देश में. कोई बोले मुझे सोचने दे यार, और रिएक्शन पागल हो या सोचने के, मतलब बेवकूफ आदमी हो. सोच रहे हो. सोचने पे भी एक्चुअली मिडिल क्लास फैमिली में मैं देखा ऑल ओवर इंडिया, सोचने बच्चों तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ अपना. बार बार बोला जाता है तो बच्चों के दिमाग में वो बस जाता है कि आई डोंट हैव टू थिंक, आई हैव टू बी. तो एक सबमिसिव एटीट्यूड भी बन जाता है बच्चों एक समय के साथ करने का. लेट्स डू. we are taught to do, we are not taught to think. अगर हम लोग सोचे ना तो हमें काम कम करना पड़ेगा. पता है सब लोगों को लगता है कि सोचने का काम टाइम वेस्ट होता है. एक्चुअली ना सोचने से टाइम बहुत बचता है. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. अगर आपको से फॉर एग्जांपल बॉम्बे से जाना है दिल्ली, और 2 ऑप्शन है. आप सोचना क्या निकल ले. अच्छा अभी आप 7 बंगला से निकलो तो रिक्शा में निकलोगे, ट्रेन में निकलोगे, बस में निकलोगे, साइकिल पे निकलोगे, पैदल निकलोगे, उबर लोगे, एयरपोर्ट जाओगे, कौन से स्टेशन जाओगे, कब सोचोगे. तो आप उतरे हुए फिर बोले अरे अच्छा अभी क्या करेंगे, उधर अटक गया. दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर पे बैठ के बोला अच्छा ठीक है मुझे जाना है दिल्ली, तो मैं काम करूंगा, मैं यहाँ से लूंगा रिक्शा लेके अंधेरी स्टेशन जाऊंगा, अंधेरी स्टेशन से मैं एयरपोर्ट जाऊंगा, एयरपोर्ट पे मैं फ्लाइट, दिल्ली की फ्लाइट रहेगी, मैं दिल्ली का फ्लाइट लूंगा, दिल्ली पहुंचूंगा, वहां पे मैं कैब लूंगा, कैब लेके मैं मेरे डिफेंस कॉलोनी के मैं चला जाऊंगा. अभी आप कहीं पे रुकोगे क्या? नहीं, आपको रास्ता पता है. तो टाइम बच गया, मेहनत बच गई, सोचने का फायदा देख लिया. अगर नहीं सोचोगे तो हर एक मोड़ पे अटक जाओगे. जितना सुंदर सोचोगे उतना आपको दिखेगा अरे ये मोड़ मैंने सोचा था कि ये मोड़ के ऊपर ट्रैफिक लगने वाला है, तो मैंने सोच के निकला था इसलिए मैंने 15 मिनट दिया इस सिग्नल को, अब मेरी फ्लाइट नहीं. सोचने का फायदा. और हम तो ये एक, पर वो ये भी बदल जाएगा यार. आई थिंक यू शुड राइट अ बुक कॉल्ड यस इज व्हाई नॉट करके अपनी बायोग्राफी आप लिखिए, बिकॉज़ यू आर अ ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर. हाँ क्या कह रहे हैं आप, लिखने वाला प्लान कर रहे हैं आप? नहीं वो इतना टाइम एबिलिटी नहीं है. मतलब वन चैप्टर अ डे.
जिसको सीखना है वो आ जाएगा, आपका शो देख लेगा और बात हो जाएगा। तो अब आपका ऑफिस नहीं है, अभी किसी सब्सक्राइबर को आपको कांटेक्ट करना है तो कैसे करें? Well, there is वेबसाइट में जो एड्रेस पड़ा हुआ है वो अभी वैलिड है या वहां पे बच्चे जा सकते हैं? So there is tapanmodi.com where you can write to me. I'm trying to be as socially active as possible, so I am on Instagram पे भी है, LinkedIn and all that. And today, frankly, it's very easy. Very easy to contact anyone. Very easy to contact anyone. There is no rocket science. Just tapan@ss1.com. सोचने का ही नहीं, डाल दो एक. मैसेज करो, बात करो. It's as simple as that. You like somebody, and that is the beauty of our world. आपको ना दरवाजे पे खटखटाना है, ना किसी का ईमेल एड्रेस, ना एड्रेस, कुछ नहीं चाहिए. एंड टॉकिंग अबाउट दैट कि मैं तपन जी से आज तक नहीं मिला हूँ, ये पहली बार आमने सामने बैठे हम लोग. आप आ जाओ बॉम्बे, अपन आमने सामने. तो मैं आऊंगा तो मैं बैठूंगा आपके साथ, बियर मारूंगा, कोई टेंशन नहीं है. पर ये कहते मैं वही बता रहा हूँ कि ये टेक्नोलॉजी, मैं लखनऊ में बैठा हूँ, ठीक है, और मुंबई में 10 साल रहा, मैं कभी नहीं मिला. एजेंसी मैंने बहुत ब्रीफली काम किया, तो मैंने ऐसे ही आपको मैसेज किया एंड आई गॉट वेरी एंथुसियास्टिक रिप्लाई, और मैं चाहता था कि जल्दी से जल्दी इंटरव्यू हो आपके साथ. सो थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल. आपने बहुत सारे इनसाइट्स दिए, और एवरीवन हु इज वाचिंग दिस, आपने सबसे अच्छी बात ये है कि आपने कॉपीराइटिंग के बारे में बताया, जिसके बारे में मुझे सबसे ज्यादा बच्चे पूछते हैं कि भाई एडवर्टाइजिंग में जाके करना क्या है, कॉपीराइटिंग होता क्या है, वहां पे काम क्या होता है, और मैं भी क्लियर नहीं था इस चीज को लेकर. एक्चुअली एक चीज से बताना चाहता हूँ कि कॉपीराइटिंग के अंदर भी ना देयर आर मेनी लेवल्स एंड लेयर्स ऑफ राइटिंग. ओके, सो देयर इज डिजिटल राइटिंग, देयर इज ब्रांड राइटिंग, there is sales copywriting, there is a script writing, there is jingle writing, there is a lot. So मतलब एक ना प्याज जैसा है, अगर आप काटोगे ना तो लेयर्स ही लेयर्स निकलेंगे. अच्छा, बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप अंदर घुसोगे एडवर्टाइजिंग में, तो कॉपीराइटिंग में आपको कुछ भी काम दिया जाएगा, एंड देन दे विल सी व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, डिपेंडिंग ऑन दैट यू विल बी प्रमोटेड टू कि आप सेल्स के कॉपीराइटिंग करो या ब्रांड का करो, ऐसा कुछ है? Not really. I would say it's the other way around. Acha. That when you are entering advertising, don't enter with your eyes closed. Okay. Enter with an agenda कि भाई मेरे को ये करना है. मुझे ना टेलीविजन, मुझे पीयूष पांडे बनना है, मुझे टेलीविजन का एड्स के लिए मुझे स्क्रिप्ट्स लिखना है. अभी वो फोकस लेके ना अगर आप काम करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे. अगर मुझे सोशल मीडिया के लिए लिखना है तो आप प्रैक्टिस करो, सोशल मीडिया राइटिंग प्रैक्टिस करो, डिजिटल राइटिंग प्रैक्टिस करो, बिकॉज डिजिटल राइटिंग के अंदर देयर इज अ टेक्निक हाउ टू राइट फॉर डिजिटल. लाइक देयर आर कीवर्ड्स दैट यू नीड टू यूज, you know, because Google crawls those keywords and search engine optimization करके एक चीज है. Now that is very crucial when you're writing for digital. But if you're writing a script or when you're writing dialogues for a television commercial, you don't need to use those keywords. You need to bring the emotion out. You know, so they are two different things. So when you enter, have a dream and always dream in detail. True. Specific details and visuals. If you dream, एक चीज आपने बोली कि एड्स की स्क्रिप्ट्स की प्रैक्टिस करोगा तो मैं उसमें जाना है, तो और एक्चुअली सच बताऊं तो मैंने भी सर्च किया है, और कहीं पे भी एड फिल्म जैसे स्क्रीन प्ले राइटिंग के बहुत सारे ट्यूटोरियल मिल जाते हैं आपको, वीडियोस मिल जाते हैं. नॉट अ लॉट ऑफ पीपल टॉक अबाउट एड फिल्म राइटिंग. आई डोंट नो व्हाई, फॉर सम रीजन देयर आर नॉट मेनी पीपल. एक्चुअली एडवर्टाइजिंग में लोग ना कैमरे पे आना भी नहीं चाहते, इंटरव्यू देना नहीं चाहते, तो बात नहीं करना चाहते. तो बेसिकली एड फिल्म राइटिंग के बारे में बहुत कुछ नहीं है, कमर्शियल फिल्म राइटिंग के बारे में. व्हाट वुड यू सजेस्ट हाउ समवन स्टार्ट्स डूइंग दैट, बिकॉज़ मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट ओनली. कमर्शियल फिल्म राइटिंग कैसे करें, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 2 पन्ना 3 पन्ने का ही होता है, 30 सेकंड्स. So there are 2-3 ways of doing it. One is to enroll yourself in an advertising course. Okay, most advertising courses will touch upon how to write and think for film. The other way is very simple. Find a guru whom you admire, whether it be Sanjay Leela Bhansali or whether it be Piyush Pandey or whether it be Talki. उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है. उनको पहुंचना ही नहीं है. उनकी एजेंसी में जॉब ढूंढो. नहीं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो 12th में हैं या कॉलेज में हैं और वो उड़ीसा के किसी गांव में हैं. कुछ लोग ऐसे जगह से मुझे फोन करते हैं जो बहुत ही गरीब जगह से, जहाँ पे उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, पापा के पास पैसे नहीं है, वो बड़े शहर में ट्रैवल भी नहीं कर सकते, बट दे वांट टू लर्न. हाउ कैन दे लर्न समथिंग फ्रॉम होम? मतलब क्या आप ये सजेस्ट करोगे कि दे शुड स्टार्ट वाचिंग अ लॉट ऑफ कमर्शियल्स, लाइक 100-200 कमर्शियल्स रोज देखो और स्टार्ट राइटिंग द स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन व्हाट यू सी, ऐसा कुछ कर सकते हैं? नो यार, यू कैन नॉट रिप्लेस अ टीचर, है ना? You need a teacher. अगर
टीचर दो जगह पे मिलते हैं, या तो काम पे आपका बॉस जो है वो एक टीचर हो सकता है, या दूसरा एक स्कूल में जाओ और टीचर मिल जाएगा, पर टीचर के बिना मत खाओ। रिप्लेसमेंट हाँ बहुत मुश्किल है। मतलब इतना आप जितना मेहनत करोगे ना, स्कैटर्ड होगी वो, डायरेक्शन नहीं मिलेगा उसमें। हाँ वो अगर आप इट्स लाइक दिस यार, मतलब अगर आप कोई आपको करेक्ट ही नहीं करे तो आप करेक्ट ही रहोगे, आप जो भी करोगे वो सही है। जब तक कोई बोलेगा नहीं भाई ये गलत है, तब तक आपको लगेगा सब सही है ना। और वो टीचर का जो एटलीस्ट द यंगर टाइम्स, वो जो टीचर का जो इम्पोर्टेंस है वो आपको बहुत साल के बाद पता चलेगा। जैसे कि स्कूल से भी निकलोगे ना तो आपको टीचर का जो टीचर ने कंट्रीब्यूट किया आपके लाइफ में ना, वो आपको मतलब 20 साल के बाद पता चलेगा, अरे मेरा मैथ का टीचर ने जो सिखाया था। जब आप मैथ सीख रहे थे स्कूल में तब आपको तो वो मतलब उसको मारने के ऊपर दौड़े हुए थे। आज के तारीख में आप उनके गुण गा रहे हो। मेरी इंग्लिश टीचर, ये बहुत होता है। मैं इतना ऐसा था ना कि भाई क्यों करा रहे हो मुझे ग्रामर। और आज मैं जब ग्रामर के अंदर मैं जब दूसरों का ग्रामर ढूंढता हूँ, मैं अपनी इंग्लिश टीचर को याद करता हूँ और उनको थैंक करता हूँ। हर सुबह उठ के मैं तोनिमा चौधरी को थैंक यू बोलता हूँ, थैंक यू मैम, आपने मुझे ना मार पढ़ा के ना इंग्लिश सिखाया। आज की तारीख में आपकी देन से मैं लिख पा रहा हूँ। जब आप सीख रहे होंगे ना तब टीचर का कोई महत्व नहीं है। जब आप आगे बढ़ोगे ना तब टीचर ने जो सिखाया है, आप कितना फास्ट प्रोग्रेस करोगे ना वो टीचर डिसाइड करता है, आपका एजुकेशन डिसाइड करता है। और उसके लिए मैं हमेशा कहूंगा कि कुछ भी करके एक टीचर के साथ आप पढ़ो। अभी फॉर एग्जाम्पल आई गिव कॉपी ट्यूशंस। अच्छा। तो मैं अपना ट्यूशन क्लासेस रहता था, पता है? अच्छा, बचपन में ट्यूशन क्लासेस रहते थे। ट्यूशन टीचर के पास जाओ, ट्यूशन टीचर होमवर्क देगी, अगले हफ्ते वापस जाओ, 2 थप्पड़ मारेगी, वापस जाओ। मैं कॉपी राइटिंग के लिए यही करता हूँ। मतलब मैं बच्चों को, मतलब आप आओ, मैं आपको हर हफ्ते हम बैठेंगे, काम करेंगे, आप जाओगे, होमवर्क करके वापस ले आओगे। दैट आई स्टिल डू। सो इफ यू कैनॉट फाइंड एनीबडी, it's an open invitation. Please connect with me and I will try and help you find the right either tutor, agency or paths. And that's exactly why I started doing tapanmodi.com. is exactly this, that a lot of people want to but don't know the way to. And being in the industry for 25ish years, I kind of know कि अच्छा यार ये इधर पहुंचने के लिए 25 रास्ते हैं, आपको कौन सा रास्ता बेस्ट रहेगा आपके लिए, तो मैं वो सजेस्ट कर सकता हूँ। और दैट आई एम हैप्पी टू डू। I think you should do such kind of course, actually, copywriting course, online course. I do that. I do many people who are doing it. So I do it. Again, this is a pandemic product, so it is growing. It's also quite new. So I'm hoping that people who see your chat, maybe 1 or 2 they of are them definitely going to approach, क्योंकि मेरे बहुत सारे वीडियोस देख के लोगों ने इंस्टाग्राम पे जाके, जिनके मैंने इंटरव्यूज लिए थे आर्ट डायरेक्टर्स के, इन सबके, उनको कांटेक्ट करके काम भी मिल गया उनको वहां पे। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं। तो मुझे भी फायदा हो जाएगा अगर 2-3 बच्चे आएंगे। आपको तो जो फायदा होगा सो होगा, उनको जो फायदा होगा दैट मतलब आई एम श्योर कि उनको बहुत फायदा होगा। क्योंकि मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, कॉपी राइटिंग पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं वो बेसिकली या तो इंस्टीट्यूट से निकले हैं, उन्होंने सीधे पढ़ाना शुरू कर दिया है, या फिर उनको एक्सपीरियंस नहीं, उन्होंने किताबें पढ़ी हैं। आपके पास जो एक्सपीरियंस है ना वो ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है, which cannot be replaced or compromised with. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। Like I said, I've been blessed. जो आदमी पीयूष पांडे के अंडर में काम कर चुका है वो तो लेजेंड ही है। फिर वो पीयूष पांडे के साथ ना, तो मतलब इतने लोगों ने काम किया और इतना सीखा है उनसे कि वो तो इसके लिए तो वो इंस्टीट्यूशन है, मतलब वो कॉलेज है, चलती फिरती कॉलेज है। अच्छा, ऐसा आदमी लोग कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर, देयर इज नो वन हु हेट्स सचिन तेंदुलकर। तो एडवर्टाइजिंग में ये कह सकते हैं, लोग नहीं जानते बहुत ज्यादा एडवर्टाइजिंग के बाहर पीयूष पांडे का नाम, पर पीयूष पांडे एक वन ऐसा आदमी है जिसके बारे में ऐसा कोई बंदा मुझे नहीं मिला एडवर्टाइजिंग में जिसने पीयूष पांडे के बारे में एक भी कभी खराब चीज बोली हो, मिला हो चाहे ना मिला हो, दूर से देखा हो। ह्यूज सेलिब्रिटी, मतलब लोग उनको देख रहे जाते हैं, आहा भगवान है ये तो, मतलब ये कुछ भी कर सकते हैं। वन गाय हु नो वन हेट्स और क्रिटिसाइजेस, मतलब कि सच अ पॉजिटिव पर्सनालिटी। Be frank, मतलब if someone criticizes, I'll say, who the hell are you to criticize him? Like, it's like very simple. मतलब अगर आप कुछ किए ना लाइफ में, तो जाके बोलो पीयूष पांडे को,
कि आप कैसे हो। अगर आपने नहीं किया ना, आपने अगर फेविकॉल नहीं बनाया ना, तो चुपचाप बन के पहले फेविकॉल बनाओ, हाँ, फिर पीयूष पांडे के बारे में कुछ बताओ। हाँ, अच्छा, जब तक ये है कि मैंने जब ये अच्छी बात बोली आपने कि पीयूष पांडे नहीं, एडवर्टाइजिंग में जैसे आप हो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आदमी हो, तो हर चीज में पॉजिटिव चीजें देखते हो, वैसे मैंने देखा है कि बाल्की के बारे में भी कभी कोई कुछ ऐसा नहीं बोलता, प्रसून जोशी के बारे में कुछ नहीं बोलता। एडवर्टाइजिंग इज अ वेरी क्लोज फैमिली ग्रुप, everyone is well connected. It's like any other profession. Okay, there are some people who will say good things, there are some people who say bad things as well. There is no such thing as black and white. Everything is gray. Okay, so there are some days everybody has a good day, but some days someone will have a bad day, they'll have a bad experience, good experience. At the end of the day, this is life. And in life, the beauty is the colors. Different people with different colors, and to be able to appreciate it and work. You want to survive in any industry, I mean films, you want to survive, you need to love people. Then only opportunities, and even if you want to learn, if you don't love, how will you learn? So it's a lot to do with, and all the people whom you probably have met, they are in love with advertising. तो मतलब एडवर्टाइजिंग अगर आपको प्यार है, तो जिसने एडवर्टाइजिंग को बढ़ाया है, जिसने एडवर्टाइजिंग को जिधर पहुंचाया उधर पहुंचाया है, उनके बारे में आप बुरा क्यों बोलोगे? मतलब अपने देश के अंदर अगर अपने को फ्रीडम मिला है, तो अपने फ्रीडम जिसने दिया है उसके बारे में बुरी बात क्यों बोलोगे? मैंने भी देखा है कि एडवर्टाइजिंग में कोई मजबूरी पे नहीं आता, क्योंकि वो ऐसी फील्ड ही नहीं है कि आपने आईएएस के लिए मजबूरी में कर लिया या एमबीए मजबूरी में कर लिया फैमिली कहने पे। यहाँ पे तो आपका बड़ा कॉन्शियस डिसीजन होता है, क्योंकि बहुत रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है। क्या एडवर्टाइजिंग में जा रहे हो, क्या होगा करियर का तुम्हारा, और क्या होगा ये वो करके। वो थोड़ा एक्चुअली थोड़ा बदल गया है, थैंकफुली अभी थोड़ा बदल गया। हाँ, लास्ट 5 साल में आफ्टर द गुड फेज एंड ऑल एक्सप्लोजन ऑफ डिजिटल मीडिया, आई थिंक दैट हैज चेंज्ड अ लिटिल बिट। बट अभी भी ना, अगर कोई बोलता है एडवर्टाइजिंग में, तो पब्लिक ऐसा ब्रो, मतलब एडवर्टाइजिंग डॉक्टर क्यों नहीं बन जाता? क्योंकि वहां लोग मर जाएंगे, यहाँ खाली एक चीज बिकेगा नहीं, चॉकलेट नहीं बिकेगा, नहीं। मैं बैड कॉपीराइटर बेटर देन बैड डॉक्टर। ट्रू, वही माधवन वाली चीज। तो अभी फ्यूचर क्या है प्लान्स आपके, मतलब यहाँ से अभी क्या करना है आपको आगे? यार क्योंकि एग्जीबिशन की मैंने सब बताया कि फोटो देखी मैंने, आलिया भट्ट आई थी आपके एग्जीबिशन में, वो क्या था, मतलब वो कौन सी एग्जीबिशन थी? तो बेसिकली नहीं, मैं कुछ नहीं करता, मैं सिर्फ लिखता हूँ। और मैंने कुछ साल पहले क्यूरेशन का कोर्स किया था, तो मेरे बहुत सारे बच्चे जो हैं वो बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत सारा आर्ट करते हैं, और वो जब एडवर्टाइजिंग के अंदर जो कमर्शियल आर्ट होता है ना, उनका फाइन आर्ट का जो इमोशन है ना, वो कभी निकलता नहीं है। तो हम लोगों ने SS Why Not में एक वर्टिकल स्टार्ट किया, जहाँ पे जो मेरे स्टूडेंट्स और जो मेरे फ्रेंड्स या जो भी है मेरे दोस्त जो आर्टिस्ट हैं, उनके एग्जीबिशंस होस्ट करने का वो एक डिसीजन था। तो वैसा ही एक एग्जीबिशन था, और मतलब आलिया एक हमारा कनेक्शन है बिकॉज ऑफ माय गर्लफ्रेंड हु वर्क्स विद आलिया, यूज्ड टू वर्क विद आलिया, works with Alia. So we happened to connect, and I said that I'm doing an exhibition. It was just very gracious of her to accept my invitation and come. But other than that, it's just another exhibition and lucky, in fact, that exhibition was very cool because मैंने वो exhibition में इंडिया के one of India's सबसे prolific calligrapher है अच्युत पालव करके। बहुत महान हस्ती है वो, और एक लंदन के उतने ही महान कैलीग्राफर है पॉल करके। तो उनको ना मैंने दोनों को एक रूम में, तो एक है इंग्लिश कैलीग्राफी करता है और एक देवनागरी कैलीग्राफी करता है, दोनों पूरे दो दूसरी दुनिया से आए हैं। तो मैंने उन दोनों को इनवाइट किया, उनको एक कमरे में 8 दिन के लिए बंद कर दिया और बोला आप बनाओ। तो 8 दिन में उन्होंने जो आर्ट बनाया वो मैंने प्रेजेंट किया। अच्छा। So that was, it's fun, yeah. I live my life for fun. Okay, I do not intend to make कुछ, मतलब फ्यूचर में क्या कुछ नहीं, हर सुबह one day at a time, carpe diem उठना है, हर दिन हंसते हंसते बिताना है, खुशी सोना है,
अगर किसी का भला हो तो भला करना है, अगर काम मिलता है तो इज्जत से प्यार से काम करना है, पूरी लगन से काम करना है, उतना ही है। और पैंडेमिक ने सिखा दिया कि लाइफ में और ज्यादा कुछ है नहीं। कभी भी जा सकती है, जा सकती है, आ सकती है, अंदर जा सकती है, सब कुछ हो सकता है भाई। अपनी दुनिया को बचा के रखो। हाँ। और मेरी दुनिया काफी बड़ी है, तो मतलब हर एक जन जो बॉम्बे में चलता है वो मेरी दुनिया में। सो मेरा गोल्स बहुत सिंपल है कि let them live and live yourself. अच्छा काम करो, और अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छी नींद आएगी, और अच्छी नींद आएगी तो अगला दिन अच्छा जाएगा, अगला दिन अच्छा शुरू होगा तो अच्छा काम होगा। चलिए 1.5 घंटा हो गया, मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया। थैंक यू मैन, आई एंजॉय टॉकिंग टू यू। I also enjoyed talking to you. मतलब ये मेरा पहला इंटरव्यू जिससे मैंने इतना कॉन्वर्सेशन किया। अगर आपने मेरे पहले इंटरव्यूज देखे होंगे, ज्यादा बोलता नहीं हूँ, पर मेरा मन कर रहा था बात करने का, तो इसलिए मैंने काफी सवाल पूछे भी आपसे, अभी बीच में डिस्टर्ब कर रहा था आपको, बिकॉज दिमाग में बहुत सारी चीजें आ रही थी। मेरे पास कुछ है नहीं, इतना कुछ ज्ञान नहीं है, आपने पूछा तो मैं जवाब दे दिया। ऐसा लगा था अपने बड़े भाई से बात कर रहा हूँ, तो मैं भी खुल के बात कर रहा था, जितनी भी चीजें सब पूछ रहा था। थैंक्स फॉर कमिंग टू माय चैनल्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, इट वाज अ टोटल प्लेजर। मुंबई आते ही मिलता हूँ मैं आपसे। डन। लखनऊ में आऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। डन। लखनऊ पूरा घुमाऊंगा आपको मैं। ठीक है, ओके, चलिए बाय बाय। ऑलराइट, सी यू बाबा, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट वन।